जवाहरलाल नेहरू एक ऐसा नाम जिसे हम आधुनिक भारत के निर्माता के तौर पर जानते हैं। वो इंसान जिसने हमें आज़ादी दिलाई और एक ऐसे देश की नींव रखी जो लोकतंत्र, विज्ञान और बराबरी के सपनों पर खड़ा था। बच्चे हों या बड़े, हर कोई उन्हें प्यार से चाचा नेहरू कहता था। लेकिन उनके इस शानदार करियर के आखिर में एक ऐसा तबाही आई जिसने उनकी विरासत पर हमेशा के लिए एक गहरा सा दाग छोड़ दिया। ये कहानी है इतिहास के उस जंग की जिसमें भारत को सबसे बुरी हार का सामना करना पड़ा। ये कहानी है 1962 के उस युद्ध की, एक ऐसी हार जिसने सिर्फ भारत की सीमाएं नहीं बदली बल्कि उस नेता को अंदर से तोड़कर रख दिया जिसे लोग हिंदुस्तान का भविष्य मानते थे। आखिर नेहरू की वो एक कौन सी गलती थी जिसने सब कुछ बदल दिया? क्या यह एक छोटी सी चूक थी, एक राजनीतिक भोलापन था, या एक दोस्त के लिए धोखे की कहानी है? चलिए आज इतिहास के उस पन्ने को हम पलटते हैं और उस सच को खोजते हैं जिसने नेहरू की विरासत को हमेशा हमेशा के लिए बदल दिया। जवाहरलाल नेहरू की कहानी किसी आम इंसान की नहीं है। उनका जन्म 14 नवंबर 1889 को इलाहाबाद के एक बेहद अमीर और रुतबे वाले परिवार में हुआ था। उनके पिता मोतीलाल नेहरू देश के सबसे बड़े वकीलों में से एक और कांग्रेस के कद्दावर नेता थे। जाहिर है नेहरू का बचपन राजनीति और देश की आज़ादी की बातों के बीच गुजरा है। उनकी पढ़ाई इंग्लैंड के सबसे नामी संस्थान हैरो स्कूल और कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में हुई है, जहां उन्होंने पश्चिमी सोच, विज्ञान और राजनीति को गहराई से समझा है। वो एक ऐसे नौजवान थे जिनकी सोच में तो मॉडर्न थी लेकिन दिल से तो पूरा हिंदुस्तानी था। 1912 में जब नेहरू भारत लौटे तो वकील बने थे, पर उनका दिल वकालत में कहाँ लगना था। देश गुलामी के जंजीरों में जकड़ा था और नेहरू के सीने में आज़ादी की आग धधक रही थी। उनकी ज़िंदगी का असली मोड़ तब आया जब गांधी के शांतिपूर्ण लेकिन मजबूत इरादों ने नेहरू को इतना बदला कि उन्होंने अपना शाही रहन सहन छोड़ दिया, खादी को पहनना और अपनी पूरी ज़िंदगी आज़ादी की लड़ाई में झोंक दी। गांधी की परखी नज़रों ने इस नौजवानों के अंदर की चिंगारी को पहचान लिया। इसके बाद जो हुआ वो इतिहास है। नेहरू ने गांधी के साथ असहयोग आंदोलन से लेकर सविनय अवज्ञा और 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन तक हर लड़ाई में हिस्सा लिया। उन्होंने अपनी ज़िंदगी के लगभग 9 साल अंग्रेज़ों की जेल में बिताए हैं, लेकिन जेल की दीवारें उनके विचारों को कैद नहीं कर सकी। उन्हीं सालों में उनकी डिस्कवरी ऑफ इंडिया जैसी किताबें लिखी हैं, जिसने पता चलता है कि आज़ाद भारत एक साफ नक्शा उनके जहन में तैयार था। सिर्फ राजनीति नहीं चाहिए, वो एक ऐसा भारत चाहते थे जो समाज, अर्थव्यवस्था के स्तर पर भी आज़ाद हो। 1929 में जब उन्हें लाहौर कांग्रेस का अध्यक्ष चुना गया तो उन्होंने पूर्ण स्वराज्य यानी पूरी आज़ादी का नारा दिया। ये एक ऐतिहासिक पल था। नेहरू अब कांग्रेस के सबसे युवा और दमदार चेहरों के तौर पर उभर चुके थे। एक ऐसा लीडर जिसके पास भारत के भविष्य का विजन था। उनका सपना एक ऐसे भारत का था जो लोकतांत्रिक हो, धर्मनिरपेक्ष हो और विज्ञान की रोशनी में तरक्की करे। और यही सपना 15 अगस्त 1943 को हकीकत में बदलने जा रहा था। 14 और 15 अगस्त की 1947 की आधी रात जब दुनिया सो रही थी, तब हिंदुस्तान अपनी आज़ाद ज़िंदगी की पहली सुबह में आंखें खोल रहा था। उस ऐतिहासिक पल में नेहरू ने संसद में अपना वो मशहूर भाषण दिया, ट्रस्ट विद डेस्टिनी, जिन्हें कहा गया। आज हम बदकिस्मती के एक अंधकार युग में रह रहे हैं और खुद को फिर से कहाँ पा रहा है। ये सिर्फ एक भाषण नहीं, एक नए भारत का वादा था। नेहरू के सामने चुनौतियाँ पहाड़ जैसी थी। देश धर्म के नाम पर बंट चुका था, करोड़ों लोग गरीबी में जी रहे थे और अर्थव्यवस्था सदियों की गुलामी से तबाह कर दी थी। लेकिन नेहरू के पास एक विजन था। सबसे पहले उन्होंने भारत में लोकतांत्रिक जड़ों को मजबूत किया। उस दौर में जब एशिया और अफ्रीका के कई देश तानाशाही की तरफ जा रहे थे, नेहरू ने भारत में एक मजबूत लोकतंत्र की नींव रखी। उन्होंने विपक्ष को सम्मान दिया,
क्योंकि वो मानते थे कि बहस और असहमति ही लोकतंत्र की जान है। उनका दूसरा बड़ा सपना था धर्मनिरपेक्षता। बंटवारे के जख्मों के बीच नेहरू ने एक ऐसे भारत की जिद जहां हर धर्म और जाति के इंसान बराबर का हक मिले। ये उनकी सोच थी। भारत एक धार्मिक देश ना बनकर एक सेकुलर देश बना। लेकिन नेहरू का सपना सिर्फ राजनीति तक सीमित नहीं था। वो भारत को विज्ञान और टेक्नोलॉजी के रास्ते पर दौड़ाना चाहते थे। उन्होंने भाखड़ा नागल जैसे बड़े बड़े बांध को आधुनिक भारत का मंदिर कहा। उन्होंने IITs, IIMs और हजारों लैब्स बनवाए। वो मानते थे कि गरीबी से लड़ने का सबसे बड़ा हथियार साइंटिफिक सोच है। अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने के लिए उन्होंने प्लानिंग कमीशन बनाया और पंचवर्षीय योजनाओं की शुरुआत की। देश में बड़े बड़े स्टील प्लांट लगे, कारखाने लगे, ताकि भारत अपनी ज़रूरतों के लिए किसी पर निर्भर न रह सके। दुनिया के मंच पर नेहरू एक ग्लोबल लीडर बनकर उभरे। जब दुनिया अमेरिका और सोवियत के बीच बटी थी, तब नेहरू ने गुट निरपेक्ष आंदोलन की शुरुआत की। भारत किसी के पाले में नहीं जाएगा, अपनी आज़ाद विदेश नीति पर चलेगा। इस एक कदम में दुनिया में भारत को एक अलग पहचान और इज्जत दिलाई। कुल मिलाकर नेहरू ने अपनी 17 साल के कार्यकाल में भारत को ज़मीन से उठाकर आसमान की तरफ बढ़ाने की नींव रखी। वो एक ऐसा भारत बना रहे थे जिन्होंने अपने अतीत पर गर्व हो। 1950 का दशक भारत की गलियों में एक गूंजता था नारा, हिंदू चीनी भाई भाई। नेहरू का मानना था कि भारत और चीन दो महान सभ्यताएं मिलकर एशिया का भविष्य लिख सकती हैं। वो चीन के साथ दोस्ती को लेकर बहुत उम्मीदों से भरे थे। 1954 में दोनों देशों में पंचशील समझौते पर साइन किए, जिसने एक दूसरे की आज़ादी का सम्मान करके और शांति बनाए रखने जैसी 5 बड़ी बातें थी। नेहरू को लगा था कि उन्होंने शांति की एक मजबूत दीवार खड़ी कर दी है, पर शायद वो चीन के असली इरादों को नहीं पढ़ पाए। इस दोस्ती के पीछे एक कांटा छिपा था, तिब्बत। 1950 में चीन ने तिब्बत पर हमला करके उस पर कब्जा कर लिया। भारत ने उस वक्त कड़ा विरोध नहीं किया, शायद चीन से रिश्ते बचाने के लिए। लेकिन असली संकट 1959 में आया, जब तिब्बत में चीन के खिलाफ बगावत शुरू हो गई। चीनी सेना ने इस विद्रोह को बेरहमी से कुचल दिया और तिब्बत गुरु दलाई लामा को अपनी जान बचाने के लिए भागना पड़ा। उन्होंने भारत से मदद मांगी और नेहरू ने इंसानियत के नाते उन्हें शरण दी। चीन इस बात से बुरी तरह भड़क गया। उसने इसे भारत पर उनका अंदरूनी मामला में दखल माना। यहीं से भाई भाई के रिश्ते में जहर घुलना शुरू हो गया। इसके साथ एक और बड़ा मुद्दा था बॉर्डर का। भारत और चीन के बीच हजारों किलोमीटर लंबी सीमा कभी साफ सुथरी या तय ही नहीं हुई। पूरब में अरुणाचल और भारत मैकमोहन लाइन को बॉर्डर मानता था, लेकिन चीन ने इस लाइन को कभी माना ही नहीं। पश्चिम में लद्दाख का अक्साई चीन इलाका झगड़े की जड़ था। ये एक वीरान बर्फीला पठार था, लेकिन चीन के लिए बहुत ज़रूरी था, क्योंकि ये उनके तिब्बत और सियाचिंगयान प्रांत को जोड़ता था। चीन ने चुपचाप 1857 में ही यहाँ से एक सड़क बना ली थी और भारत को कानों कानों तक खबर नहीं थी। जब भारत को इस सड़क का पता चला तो नेहरू सरकार इस पर देश के अंदर से ज़बरदस्त दबाव पड़ा। चीन की इस हरकत के जवाब में नेहरू ने 1961 में फॉरवर्ड पॉलिसी शुरू की। इसका मतलब था भारतीय सेना विवादित इलाकों में चीन की चौकियों से आगे जाकर अपनी छोटी छोटी पोस्ट बनाएगी, ताकि चीन को और आगे बढ़ने से रोका जा सके। एक कागज़ पर तो आक्रमण लगता था, पर असल में ये एक अपनी ज़मीन बचाने की कोशिश थी। लेकिन ये एक बहुत बड़ा जुआ था। हमारी चौकियाँ छोटी थी, सैनिकों के पास न सही हथियार थे, न ठंड से बचने के कपड़े। नेहरू और उनके रक्षा मंत्री B.K. कृष्ण मेनन को शायद लगता था कि चीन सिर्फ छोटी मोटी झड़पें करेगा, पूरा युद्ध कभी नहीं छिड़ेगा। कई सैन्य अधिकारियों और खुफिया एजेंसियों ने सरकार को चीन के तैयारियों के बारे में चेताया था, लेकिन उस चेतावनियों को अनसुना कर दिया। नेहरू शायद एक आदर्शवादी दुनिया में जी रहे थे, जहां उन्हें लगता था कि हर मामला बातचीत से सुलझा जा सकता है। उनकी हर बात के लिए बहुत आलोचना हुई। उन्होंने कह दिया कि अक्साई चीन में घास का तिनका भी नहीं उगता। इस बयान को उनकी लापरवाही का सबूत माना गया।
अक्टूबर 1962 आते आते माहौल में बारूद की गंध धुल चुकी थी। चीन के नेता माओ त्से तुंग ने भारत को सबक सिखाने का फैसला लिया। एक तरफ चीनी प्रधानमंत्री दिल्ली में नेहरू को भरोसा दिला रहे थे कि चीन हमला नहीं करेगा, वहीं दूसरी तरफ हजारों चीनी सैनिक हिमालय चोटियों की चढ़ने की तैयारी कर रहे थे। तूफान अब दरवाजे पर दस्तक दे रहा था। 20 अक्टूबर 1962 की सुबह चीन ने बिना किसी ऐलान के लद्दाख और अरुणाचल प्रदेश दोनों मोर्चों पर एक साथ हमला बोल दिया। ये एक पूरी तैयारी के साथ किया गया हमला था। 80,000 से ज़्यादा चीनी सैनिक जो हर तरह से हथियार से लैस थे, भारतीय चौकियों पर टूट पड़े। उनके सामने भारत के महज 10 से 20,000 सैनिक थे, जो ऐसे बड़े हमले के लिए तैयार नहीं थे। भारत की तैयारी की हालत बहुत ख़राब थी। हमारे सैनिकों के पास दूसरे विश्व युद्ध की पुरानी 303 राइफलें थी, जबकि चीनी सैनिक ऑटोमेटिक राइफल से हमला कर रहे थे। हिमालय की जमा देने वाली ठंड में लड़ने के लिए उनके पास न तो कोई ढंग का कपड़ा था, न जूते थे, न खाना। गोलियां पहुंचाने वाले रास्ते लगभग बंद थे। इसके बावजूद भारतीय जवानों ने बहुत बहादुरी से लड़ाई लड़ी। उनकी मिसाल ही मिलना मुश्किल है। रेजांगला और तवांग जैसे पहाड़ों पर उन्होंने शहादत की वो कहानियाँ लिखी हैं जो आज भी हमारे रोंगटे खड़े कर देती हैं। लेकिन सिर्फ बहादुरी और हथियार और सैनिकों की कमी को पूरा नहीं कर सकती थी। इस युद्ध की सबसे बड़ी गलतियों में से एक थी भारतीय वायुसेना का इस्तेमाल न करना। नेहरू सरकार को डर था कि अगर भारत हवाई हमले किए तो चीन हमारे शहरों जैसे कलकत्ता पर बम गिरा सकता है। ये एक भयानक भूल साबित हुई। अगर वायुसेना का इस्तेमाल होता तो वो चीन सैनिक पहुंचने वाली मदद को काट सकते थे और ज़मीन पर लड़ रहे सैनिकों को बड़ी राहत मिल सकती थी। इस एक फैसले ने युद्ध का रुख ही पलट दिया। चीनी सेना तेजी से भारत के अंदर घुसती गई। अरुणाचल प्रदेश में तवांग पर कब्जा करने के बाद असम के तेजपुर के मैदान तक पहुंच गए। पूरे देश में डर और दहशत का माहौल था। ऐसा लग रहा था कि पूरा नॉर्थ ईस्ट भारत से कट जाएगा। नेहरू का वो रेडियो भाषण आज भी लोगों को याद है कि उनकी आवाज़ में बेबसी और निराशा साफ झलक रही थी। और फिर अचानक ठीक एक महीने बाद 21 नवंबर 1962 को चीन ने एक तरफा युद्ध विराम का ऐलान कर दिया। उन्होंने कहा वो अरुणाचल से पीछे हट जाएंगे, लेकिन अक्साई चीन पर अपना कब्जा बनाए रखेगा। चीन ऐसे क्यों किया, ये आज भी एक रहस्य है। शायद उसे दुनिया का दबाव महसूस हो रहा था, या वो अपना मकसद पूरा कर चुका था। लेकिन भारत के लिए एक राष्ट्रीय अपमान था। इस एक महीने के हमले में उन्होंने 30,000 से ज़्यादा जवान खो दिए। लगभग 43,000 वर्ग किलोमीटर का इलाका हमेशा के लिए हमारे हाथ से छिन गया। जो नारा कभी हिंदी चीनी भाई भाई का था, वो एक मजाक बन चुका था। नेहरू का शांति और दोस्ती का सपना हिमालय की बर्फीली हवाओं में खो गया। ये सिर्फ एक ज़मीन की हार नहीं थी, ये एक इंसान और नीति और एक देश के भरोसे की हार थी। 1962 की हार ने भारत को अंदर से हिला कर रख दिया था। ये सिर्फ ज़मीनी खोने की बात नहीं थी, ये देश के स्वाभिमान पर लगी एक गहरी चोट थी। जिस नेता को लोग कल का आधुनिक भारत का निर्माता मानते थे, अब उसे ही इस हार का जिम्मेदार ठहराया गया। संसद से लेकर सड़क तक हर तरफ नेहरू की आलोचना हो रही थी। विपक्ष पर चीन के इरादों को समझ न पाने और सेना को कमज़ोर करने का आरोप लगता था। ये बात तेज़ी से फैलने लगी। नेहरू की नीतियां ने देश को डुबो दिया। उनके रक्षा मंत्री B.K. कृष्ण मेनन को इस्तीफे देना पड़ा, लेकिन असली निशाना खुद नेहरू थे। जो नेहरू कभी संसद में दहाड़ते थे, अब उन्हें तीखे सवालों का सामना करना पड़ा। वो टूट चुके थे, लेकिन उन्होंने अपनी जिम्मेदारी मानी है। ये हार सिर्फ एक राजनीतिक हार नहीं थी, ये नेहरू के लिए एक व्यक्तिगत सदमा था। जिस चीन पर उन्होंने इतना भरोसा किया, उसी ने उनकी पीठ में छुरा भोंक दिया। गुटनिरपेक्षता और पंचशील का उनका पूरा आदर्शवाद सवालों के घेरे में था। इस हार ने उनके अंदर के भरोसे को चकनाचूर कर दिया। वो इंसान जो हमेशा उम्मीदों से भरा रहता था और अब एक थका हुआ उदास शख्स दिखने लगे थे। इस सदमे ने उनके निजी अकेलेपन को और गहरा दिया। नेहरू की निजी जिंदगी हमेशा से खालीपन से
भरी रही थी। उनकी पत्नी कमला नेहरू, जिसने वो बेइंतहा प्यार करते थे, 1936 में ही टीबी से लंबी लड़ाई के दौरान गुजर गई। उस वक्त नेहरू जेल में थे और अपनी पत्नी की आखिरी दिनों में भी उनके साथ नहीं रह पाए थे। कमला की मौत ने उनकी जिंदगियों में एक ऐसा खालीपन छोड़ दिया जो कभी भर नहीं पाया। उनकी इकलौती बेटी इंदिरा थी, जिनसे रिश्ता गहरा था, पर राजनीति की व्यस्तता ने बाप बेटी में भी दूरी बनती चली गई। नेहरू ने अपने इस अकेलेपन को देश की सेवा में डुबोकर भरने की कोशिश की, लेकिन 1962 के धोखे ने पूरी तरह से तोड़ दिया। वो अब सत्ता के शिखर पर एक अकेले इंसान थे, जिन्हें लग रहा था कि उन्हें सिर्फ एक देश ने नहीं बल्कि अपने नहीं आदर्शों को धोखा दे दिया। इस सदमे का असर उनकी सेहत पर साफ दिखने लगा था। युद्ध के कुछ ही दिनों बाद जनवरी 1964 में उन्हें दिल का दौरा पड़ा और कभी पूरी तरह से उभर नहीं पाए। वो कमज़ोर हो गए थे, उनकी चाल धीमी पड़ गई थी और चेहरे पर अजीब सी उदासी रहने लगी थी। 27 मई 1964 को दिल का दौरा पड़ा और भारत के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू हमेशा के लिए खामोश हो गए। नेहरू की कहानी और सफलताओं और गलतियों की एक मिलीजुली दास्तां है। भारत के इतिहास और ऐसे ही अनसुने किस्से में दिलचस्पी रखते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें। अगर आपको यह जानकारी अच्छी लगी कमेंट में बताएं। आप नेहरू की विरासत और 1962 की हार के बारे में क्या सोचते हैं? अपना राय हमारे कमेंट बॉक्स में दीजिए। आपकी राय हमारे लिए बहुत मायने रखती है।